हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 6 का एग्जाम्पल 6.9 करेंगे। क्वेश्चन है अ 3 मीटर लॉन्ग लेडर वेइंग 20 kg leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 1 meter from the wall as shown in figure. Find the reaction forces of the wall and the floor. तो देखो यहाँ पे जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक लेडर है जिसको इस तरह से वॉल के साथ सपोर्टेड रखा हुआ है। ठीक है, ये जो लेडर है इसका लेंथ हमें दिया हुआ है दैट इज 3 मीटर एंड सरफेस जो है, ये सरफेस जहां पे ये लेडर टच कर रहा है वहां से लेके ये वॉल तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1 मीटर। दिस डिस्टेंस इज गिवन 1 मीटर। सरफेस के साथ इसका जो एंगल बन रहा है, सपोज करो कि ये एंगल थीटा जितना है। ठीक है, हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो ये लेडर के 2 पॉइंट्स है जो कि एक वॉल के साथ और दूसरा सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। जो एंड लेडर का वॉल के साथ कांटेक्ट में है वहां पे वॉल इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है जिसको हम N2 बोलेंगे। लेडर का बॉटम पार्ट जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है वहां से सरफेस अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रही है जिसे हम N1 बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो वॉल है वो फ्रिक्शनलेस वॉल है, तो अगर हमें इस लेडर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है यानी कि स्टेडी स्टेट में रखना है विथ द वॉल, तो इस डायरेक्शन में हमें कंटिन्यूअसली फोर्स लगाते रहना पड़ेगा एंड दैट इज इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो इस डायरेक्शन में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, वो होगा F। और ये जो N2 है वो N2 को काउंटर कौन कर रहा है, F काउंटर कर रहा है। सो लॉजिकली N2 विल बी इक्वल्स टू F हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो बॉटम पार्ट है लेडर का, वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है वो N1 है एंड लेडर के मास की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेट लगेगा उसको हमने W बोला है। तो यहाँ पे N1 जो होगा वो W के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाउ सपोज करो कि ये जो पॉइंट है लेडर का जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, इसे हम A बोल देते हैं एंड ये जो पॉइंट है इसे सपोज करो कि हम B बोल देते हैं एंड दिस पॉइंट इज, लेट्स से इट इज पॉइंट C। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल भी बनता हुआ दिख रहा है, ट्रायंगल ABC। ओके, अब देखो लेट्स राइट द इक्वेशन फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट A। तो पॉइंट A के पास अगर हमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखना है तो वो क्या होगा, तो देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉइंट A के पास टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क एट पॉइंट A। सो टॉर्क एट पॉइंट A क्या होगा, तो देखो टॉर्क जो लग रहा है पॉइंट A के पास वो 2 फोर्सेस की वजह से है। एक यहाँ पे W की वजह से भी टॉर्क लग रहा है और दूसरा यहाँ N2 की वजह से भी टॉर्क लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टॉर्क ड्यू टू W की बात करें तो वो क्या होगा, सो लेट्स राइट इट, टॉर्क ड्यू टू W। तो W की वजह से टॉर्क जो लगेगा वो क्या होगा, तो देखो इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W एंड ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज N1। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम बन रहा है वो डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। दिस इज दैट ट्रायंगल वी कैन कंसीडर। अब देखो हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है क्योंकि हम इस W की वजह से टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हमें W की वजह से टॉर्क फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि x होना चाहिए। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो हम यहाँ पे अगर कॉस फंक्शन यूज करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे ये होगा और ये लेंथ जो है वो कितना है, तो दिस लेंथ विल बी 1.5 मीटर। ओके, व्हाई, बिकॉज द लेडर इज कंप्लीट लेडर इज ऑफ 3 मीटर। तो अगर हम ये हाफ डिस्टेंस देखें, हाफ लेंथ देखें, तो वो हो जाएगा 1.5 मीटर। So cos theta is equals to x upon hypotenuse, that is 1.5. So therefore यहाँ पे x is equals to क्या हो जाएगा, तो x is equals to होगा 1.5 cos theta। अब देखो पॉइंट A के पास हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, तो टॉर्क के लिए हम क्या जानते हैं, तो वी नो दैट टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो इट इज R क्रॉस F। टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू होता है R क्रॉस F, जिसमें R के बराबर हमें क्या मिला है, क्योंकि ये जो X हमने लिखा है वो अल्टीमेटली क्या है, R ही है, ठीक है। तो वो R के बराबर हमारे पास क्या है, तो इट इज 1.5 cos थीटा क्रॉस फोर्स F। तो यहाँ F क्या है, तो इट इज नथिंग बट W। ओके, तो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल रहा है जो कि इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब हम टॉर्क ड्यू टू N2 फाइंड करेंगे। तो देखो डायग्राम में यहाँ पे हमने देखा है कि ये N2 जो है उसको काउंटर कौन कर रहा है, तो F उसको काउंटर कर रहा है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम हमने यहाँ पे अलग से कंसीडर किया है। दिस इज N2, दिस इज F विच इज काउंटर द N2, और ये जो है ये वॉल है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे अगर टॉर्क कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो ये दोनों ही N2 एंड F जो है उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके बीच का ये डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ टॉर्क ड्यू टू N2, टॉर्क ड्यू टू N2। तो अगर हम टॉर्क फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू N2 तो वो क्या हो जाएगा, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एज शोन इन द डायग्राम यहाँ पे एंगल कितना होगा, तो एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो अगेन इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस अब कितना होगा, तो इट इज 3। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो इट इज साइन थीटा। सो वी कैन राइट x इज इक्वल्स टू 3 इंटू साइन थीटा। ओके, तो अब देखो अब हम टॉर्क लिख सकते हैं ड्यू टू N2। तो टॉर्क इक्वल्स टू अगेन इट इज R क्रॉस F एंड R क्या होगा यहाँ पे अब, तो R इज 3 इंटू साइन थीटा एंड F क्या होगा, तो F अब हो जाएगा यहाँ पे N2। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 इसमें जो हमें टॉर्क मिल रहा है उन दोनों टॉर्क को हम इक्वेट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो लेडर है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो इस वजह से नेट टॉर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो इक्वेशन 1 में क्या है, तो इक्वेशन 1 में है 1.5 cos थीटा इंटू W इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 में क्या था, तो देयर इट इज 3 साइन थीटा इंटू N2। अब इस इक्वेशन में हम N2 को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो N2 को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो इट इज 1.5 cos थीटा इंटू W एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 साइन थीटा। अब देखो W के बराबर क्या है, तो हमें पता है कि मास ऑफ द लेडर कितना है, इट इज 20 kg। तो हम यहाँ पे W के लिए लिख सकते हैं 20 इंटू G इंटू कॉस थीटा यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है।
एंड देखो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में होगा 3 इंटू साइन थीटा। ओके, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन इसका क्या हो जाएगा, तो 20 इंटू 1.5, तो 20 इंटू 1.5 हो जाएगा 30। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 30, ओके, इंटू जी को एज इट इज रखेंगे और कॉस थीटा, तो वी कैन राइट 30 इंटू कॉस थीटा इंटू जी। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, तो डिनोमिनेटर में है 3 इंटू साइन थीटा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास n2 के बराबर क्या आएगा, तो देखो ये 3 है और ये 30 है, तो ये हो जाएगा 10g cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वो हो जाएगा cot थीटा। सो 10g इंटू कॉट थीटा, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब देखो cot थीटा जो है ये 1/10 थीटा भी होता है, तो वी कैन राइट इट इज 10g अपॉन 10 थीटा। सो फाइनली n2 के बराबर हमें यहाँ पे एक और नया इक्वेशन मिल रहा है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम हमारे जो मेन डायग्राम है उस मेन डायग्राम से tan थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो डायग्राम है, इस डायग्राम में सपोज दिस थीटा इज गिवन टू अस, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है सरफेस का वॉल के साथ वो 1 मीटर है, ठीक है। एंड ये जो लेडर है वो लेडर का लेंथ हमें 3 मीटर दिया हुआ है। तो अगर ये सारी वैल्यूज को यूज करें और एक सेपरेट डायग्राम अगर हम बनाएं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां से हमें tan थीटा मिल सकता है। तो देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 मीटर, ये 1 मीटर, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें 2√2 मीटर ये मिल जाएगा। अब लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी दिस इज 2√2 अपॉन एडजेसेंट, यानी ये 1 हो जाएगा। सो अब ये जो tan थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो देखो इक्वेशन 3 में अब n2 हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो n2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो इट इज 10 इंटू जी। तो g की वैल्यू क्या होती है, तो g की वैल्यू होती है 9.8 एंड डिनोमिनेटर में tan थीटा जिसकी वैल्यू कितना है, तो इट इज 2√2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको n2 मिलेगा एंड दैट इज 34.75 न्यूटन। इट इज 34.75 न्यूटन। अब देखो डायग्राम में हमने इनिशियली कुछ चीजें इंडिकेट की हुई है, जैसे यहाँ पे n2 जो है वो f के बराबर है, ठीक है। अगर n2 हमें यहाँ पे f के बराबर मिल रहा है, ठीक है, तो n2 की वैल्यू जो भी मिली है वही वैल्यू हो जाएगी फोर्स के लिए। सो देयरफॉर करके हम लिख रहे हैं f इज इक्वल्स टू ऑल्सो इट इज 34.75 न्यूटन, ठीक है। अब देखो अब हमें n1 फाइंड करना है, तो नाउ n1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो देखो नाउ n1, तो ये जो n1 है इसके इक्वल्स टू क्या लिखा है हमने, w लिखा है। अब w क्या होता है, तो इट इज m इंटू जी। तो यहाँ m हमें दिया हुआ है 20 एंड g की वैल्यू हम लिख लेंगे 9.8। सो देयरफॉर यहाँ n1 भी हमें मिल जाएगा। तो n1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो इट इज 196 न्यूटन। तो देखो n1 हमें मिल गया एंड n2 भी हमें मिल गया है। अब हमारे क्वेश्चन में फाइनली हमको क्या पूछा हुआ है, तो वी हैव टू फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। तो अब रिएक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक अलग से डायग्राम कंसीडर करते हैं। सो रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल एंड सरफेस हमें फाइंड करना है। तो देखो इस डायरेक्शन में जो F लग रहा था वो n2 के बराबर होगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज n2 इक्वल्स टू 34.75 न्यूटन एंड इस डायरेक्शन में n1 जो लग रहा है वो है 196 न्यूटन।
तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये हो जाएगा एंड दिस इज द रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो वी नो द फॉर्मूला। सो हम अंडर रूट में 196 का स्क्वायर प्लस 34.75 का स्क्वायर करेंगे और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो फाइनली हमें क्या आंसर मिलने वाला है, तो देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अंडर रूट में 196 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इट इज 38416, इट इज 38416 प्लस ये जो 34.75 का स्क्वायर है, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 1207.56। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो फाइनली आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर हो जाएगा 199 न्यूटन, जो कि हमें यहाँ पे आंसर के तौर पे फाइंड करना था। थैंक यू।